examples related to microorganisms as friends. Now I am muting you all. Okay. Okay. Good afternoon. I hope after muting also you are not muted. Now you all are muted. Okay. So welcome in class science. Okay. And today we will study how microorganisms are important in human health. One we have studied yesterday about some bacteria which lives in large intestine, and also we have studied about the probacteria. Okay, and what is the mechanism about the immunity through vaccination? That also I have told you yesterday. Okay, now how microorganisms are used in energy, या we can say as fuel production. देखिए होता क्या है कि ऐसे भी हम लोग जाने कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, कल मैंने ये भी बताया था कि एक तरफ लैक्टिक एसिड बना था, याद होगा, by lactobacillus bacteria in the formation of curd. Okay, and in grains, whatever be the natural sugar present in it, it gets converted into what? Ethanol. Okay, तो वो इथेनॉल का हम लोग मदद लेते हैं एज अ फ्यूल. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल पेट्रोल के साथ पेट्रोल को एक और नाम दिया गया, दैट इज गैसोलीन, और इधर आपका अल्कोहल हुआ तो वैसे फ्यूल को हम लोग कहते हैं गैसोहोल. ये शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि थोड़ा थोड़ा क्या किया था, मिथेनॉल भी इथेनॉल भी मिलाया जा रहा है. ओके, both ethanol and methane are used as a fuel for the production of energy. Now, cleaning the environment. First क्या क्या डिस्कस किया मैंने? यूज इन एनर्जी, या कह सकते हैं फ्यूल प्रोडक्शन. उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ सुगर्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं मिथेन. ठीक है, इथेनॉल पहला तो हो गया कि इथेनॉल बना फर्मेंटेशन ऑफ सुगर, फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल सुगर लिख देता हूं मैं, नेचुरल सुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स, जैसे राइस हुआ, ओके, व्हीट हुआ, इन सब में जो नेचुरल सुगर है उसका फर्मेंटेशन होता है with the help of microorganisms, जिससे कि इथेनॉल बनता है. दिस इथेनॉल इज एक्चुअली अल्कोहल. ठीक, इसी अल्कोहल को मिला देते हैं हम पेट्रोल में. पेट्रोल का दूसरा नाम मैंने बताया गैसोलीन. तो इससे लिया गया गैसो वर्ड और इससे लिया गया होल, जिसको कहते हैं गैसोहोल. ये भी एक फ्यूल के रूप में काम आता है. आजकल बहुत जगह आप पेट्रोल पंप जाइएगा तो उसमें थोड़ा बहुत ये मिक्स हो रहा है. इसलिए मिक्स हो रहा है कि पेट्रोल पे अपना डिपेंडेंसी अब हम लोग थोड़ा थोड़ा खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का या पेट्रोल का, उतना अब
मिल नहीं पाएगा सबको। तो इसलिए क्या किया गया, कुछ अल्टरनेटिव ऐसा जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। साथ में ये भी किया जा रहा है कि फर्मेंटेशन जो हो रहा है नेचुरल शुगर का प्रेजेंट इन ग्रेन, उसको अल्कोहल मिला दिया जा रहा है, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। साथ में ये भी मैंने आपको बताया था कि जो क्या होता है, जो कैटल का डंग हुआ या पेड़ पौधा जो सड़ गल रहा है, तो उसको जानबूझकर हम लोग किसी पिट में रख कर उसमें एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने से क्या होता है कि थोड़ा फर्मेंटेशन फास्ट हो जाता है। ऐसे तो खुद ब खुद तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन अलग से भी हम लोग डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जैसे कि फर्मेंटेशन तेजी से होता है। और वो फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है, जिसका मेजर कंस्टिट्यूएंट मीथेन। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है भाई, एग्रीकल्चर में बताना चाहूंगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे इसका यूज है वो बताऊंगा। होता क्या है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये याद रखना है आपको, साइनोबैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ठीक है, उसको ये फिक्स करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के उस रूप में फिक्स कर लेता है जो पेड़ पौधे को जरूरत होती है। ठीक है, पेड़ पौधे को जरूरत होती है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो लेगुमिनस प्लांट्स के जड़ में प्रेजेंट रहता है, नोड्यूल्स के पास, जिसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको पेड़ पौधा के लिए आवश्यक यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देता है। इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। इसीलिए आपको पहले भी बताया गया था कि कभी कभी जैसे मान लिया व्हीट लगाए या राइस लगाना है, तो उस बीच में कुछ वैसे पौधे लगाया जाता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर दे। क्योंकि स्वाभाविक है कि कुछ पेड़ पौधे जो भी ये सब यूज होते हैं, जैसे व्हीट वगैरह, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत करता है, तो उस मिट्टी में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा कम जाएगी। तो उस नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत हद तक मेकअप करने के लिए लेगुमिनस प्लांट लगाया जाता है, और उस लेगुमिनस प्लांट के रूट्स नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको वो नाइट्रोजन के उस कंपाउंड के रूप में बना देता है जो पौधे यूज कर सकें। ओके, now if you have to ask any type of question, you can ask. I am unmuting you all. Okay, yes. यूज इन एनर्जी यही हो गया कि जैसे मान लिया कि कैटल डंग या जो पेड़ पौधा मान लिया टहनी वगैरह जो टूट गया है, कहीं से किचन वगैरह से जो प्याज वगैरह का छिलका, किसी चीज का, सब्जी वगैरह का छिलका, उसको क्या किया जाता है, एक जगह जमा कर दिया जाता है, एक गड्ढे में रख दिया जाता है। या तो खुद ही उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएगा, या अलग से भी आप बैक्टीरिया डालेंगे, लेकिन वो कवर्ड होना चाहिए। तो उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन एक तरह से आप समझिए कि डिकम्पोज होना, एक तरह का मानिए। और वो जो जितने भी वेस्टेज थे जो आपके किचन से निकले या कैटल डंग हुआ, उन सब का जो फर्मेंटेशन होता है, तो एक गैस रिलीज होता है। उस गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज जो मैंने बोला, छिलका वगैरह सब्जी का,
या कैटल डंग, है ना, ये सब क्या हुआ, बायो प्रोडक्ट्स हुआ, है ना, इसलिए उसको कहते हैं बायोमास। और उसके द्वारा जो गैस प्रोड्यूस हुए बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसको हम लोग कहते हैं बायोगैस। उस बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल में कर सकते हैं ना, फ्यूल फ्यूल के रूप में कर सकते हैं ना, जैसे पेट्रोलियम गैस है ना जी, उसी तरह से बायोगैस हुआ। जो पूछा है पहले, एक मिनट, जो पूछा है, एक बच्चा पूछा है, उससे मैं बात कर रहा हूँ पहले। अभी जो एक बच्चा बोला है कि रिपीट कर दीजिए सर, उससे पूछ रहा हूँ, समझा कि बायोगैस प्रोड्यूस हो गया और वो बायोगैस का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। उस बायोगैस में मेजर कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो मीथेन होता है। एक ये हो गया, एज ए फ्यूल। फ्यूल जब आप जलाइएगा तो एनर्जी मिलेगा। सेकंड मैंने बताया कि जो ग्रेन्स में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इथेनॉल में बदल देता है। दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेशन प्रोसेस। और वो इथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं। वो अल्कोहल का भी उपयोग हो रहा है एज अ फ्यूल, यानी हम लोग क्या करते हैं, उसको पेट्रोल में मिला देते हैं। और पेट्रोल का मैंने बताया कि दूसरा नाम गैसोलीन भी होता है। और उधर से अल्कोहल का होल मिक्स है, तो उसको हम, जिसमें अल्कोहल मिला रहता है, वैसे पेट्रोल को हम लोग गैसोहोल कहते हैं। तो हुआ ना एनर्जी के रूप में यूज। हाँ, यस, नाउ यस। हाँ, वो एक्चुअली सिम्बायोटिक हुआ कि इंटर रिलेटेड, दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलना, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलना। हाँ हाँ, यस, ये जो बच्ची पूछी थी समझ गई, सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशन। हेलो, एक बच्ची कोई पूछी थी अभी, एक बच्ची अभी पूछी थी सिम्बियोटिक, बोलती क्यों नहीं है जी? जो बच्चा अगर क्वेश्चन करता है, अगर मैं उसको क्लियर करता हूँ तो एक बार यस बोलेगा ना, लगता है जैसे चल गई है बोलकर। देखो अभी तक जवाब नहीं आ रहा। खैर, राइजो राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस मीन्स दलहन, जिससे दाल वगैरह पैदा होता है, वैसे फसल को कहते हैं। तो उसके जड़ में, ठीक है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर के फ्री नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे अब तुम सोचोगे, थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हम लोग जैसे विटामिन खाते हैं, ठीक है, विटामिन मिनरल्स, कहा जाता है ना कि आप हरी सब्जियां खाइए, है ना, सलाद खाइए, इससे आपको मिनरल्स मिलेगा। कौन मिनरल? उसमें भी आप पढ़िएगा, लिखा रहेगा आयरन मिलता है, जिंक मिलता है ना। तो अब आपको मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना साग सब्जी खा के आयरन लें, डायरेक्ट लोहा क्यों ना खा लें? इतना मुश्किल का है के लिए करना है, महंगा महंगा फल खाना, वही आयरन जिंक के लिए? तो उसका कारण है, किस रूप में आपका शरीर लेगा। ऐसा थोड़ी वो डायरेक्ट लोहा आप खा लीजिएगा वही आपका शरीर यूज कर लेगा, नो। आपके लिए किस कंपाउंड के रूप में उसको जरूरत है, उस रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी आप खाते हैं, क्या आपका सारा सेल रोटी एक्सेप्ट करता है? नो। स्टोमक में क्या होता है, रोटी डाइजेस्ट होता है और वो उस रूप में बदल जाता है जिस रूप में आपका हर एक सेल उसको एब्जॉर्ब करे। इसीलिए ना, आप जैसे देखते होंगे कि कोई दौड़ता है, एथलीट्स वगैरह, तो कभी देखे हो कि वो थक जाता है तो उसको रोटी कोई खिला रहा होता है? ऐसा देखे हो? या कोई बेहोश हो गया तो उस समय उसको रोटी खिलाता है? नहीं, उस समय क्या करता है, उस समय उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है, ग्लूकोज पिलाया जाता है। और उस ग्लूकोज में आप पढ़िएगा क्या लिखा रहता है, इंस्टेंट एनर्जी, यानी तुरंत एनर्जी उसको मिलेगा। यानी वो ग्लूकोज लगभग उस फॉर्म में बनाया गया है जो तुम्हारा शरीर एक्सेप्ट तुरंत कर ले, यानी उसको उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना पड़े कि स्टोमक में डाइजेस्ट होंगे, सिंपलर सब्सटेंस में टूटेंगे, फिर उधर से पेनक्रियाज, ये एसोसिएटिव ग्लैंड दरमियान, वो नहीं, वो तुरंत दे देता है।
तो वही बात है कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो नाइट्रोजन मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उसको पेड़ पौधा भी तो ले सकता था क्योंकि नाइट्रोजन, लेकिन नहीं, उस नाइट्रोजन को उपयोग नहीं कर सकता है। वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स जैसे यूरिया वगैरह का खाद देते हैं उस रूप में इस्तेमाल करेगा। तो वो काम कौन करता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। ओके, और कुछ? हाँ बच्चा। हाँ हाँ, बता रहे हैं। मिनरल्स अगर तुम दवाई के रूप में खाओगे तो जनरली जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या कहें, एडिशनल सप्लीमेंट्री डाइट उसमें लिखा रहता है, पढ़िएगा, उसमें लिखा रहेगा सप्लीमेंट्री डाइट, जो भी विटामिन वगैरह होता है, यानी अलग से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिस समय आप बीमार हैं तो हो सकता है कि उस समय मिनरल्स की काफी कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, तो उसमें मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस समय रिकवरी के लिए हो सकता है कि आपको दवाई दे दिया गया, लेकिन डेली लाइफ में जब आप स्वस्थ हैं तो उतना मिनरल्स की आपको जरूरत नहीं होती है। वो आपको जितना मिनरल्स की जरूरत होती है वो आप चावल दाल वगैरह जो खाते हैं डेली फूड आइटम, उसी में उतना काफी रहता है। लेकिन इधर आप अगर दवाई खा लीजिएगा तो क्या हो सकता है कि जो विटामिन की आपको जरूरत भी नहीं है वो भी विटामिन आपको मिल रहा है, तो उससे भी एक बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। तो वो बीमारी हो सकता है। जैसे देखो, विटामिन में भी कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अगर हम ज्यादा खा भी लेते हैं विटामिन बी और सी तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा दिन। ये नहीं कि अब 1 साल पूरा कोरोना से बचने के लिए विटामिन सी ही खाते रहेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 आध सप्ताह खाया है तो कोई खास ट्रबल नहीं इसलिए होगा क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन विटामिन ए, डी, ई, के या तमाम मिनरल्स, ये सब वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो हमारे शरीर से वो नहीं निकल पाएगा, वो जमा होते जाएगा और उसका असर आपके बाकी ऑर्गन्स में पड़ सकता है। समझ गए बच्चा? जो पूछा था बोलो पहले। किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, हाँ, और हाइपर विटामिनोसिस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे कि बोन्स के मजबूत करने के लिए कैल्शियम खाया जाता है ना, लेकिन बिना जाने आप अगर कैल्शियम खा रहे हैं खूब, कोई भी व्यक्ति, तो बोन टेढ़ा हो जाता है। ये उसका साइड इफेक्ट, बेमतलब का नहीं खाना चाहिए। जैसे आप अभी यही सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा ये सब आर्टिकल पढ़ता हूँ कोरोना से रिलेटेड, तो जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसके रीजन क्या बता रहा है जानते हो? ब्लैक फंगस का रीजन क्या बता रहा है? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि चूंकि ये कोरोना नया आया है, डॉक्टर लोग भी अभी बहुत अच्छा से समझ नहीं पाए हैं। तो कहाँ तो पिछले साल बोल दिया कि खूब जिंकोविट खाइए, खूब विटामिन सी खाइए, और आज के डेट में बोल रहा है कि वही जिंक जो हम लोग खाए हैं हो सकता है वही कारण बन रहा हो, क्योंकि जिंक फंगस का भोजन है। ठीक है, जिंक से फंगस और डेवलप करता है, तो वो एक कॉज बता रहा है, सुन रहे हैं जैसा। हाँ, और कुछ? वो जो बच्चा पूछा था वो समझ गया, जो कि सर हम लोग दवाई ही खाएं, ये जो बच हाँ, तो जरूर बोला करो बाबू, डाउट अगर है तो एक बार जरूर रेस्पॉन्स यस में दे दीजिए। नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट पे अब आते हैं। धीरज, तुम भी कुछ पूछ रहे थे? धीरज या नो? ओके, आई हैव म्यूटेड। ओके यसी, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू चांस। अरे रे रे, मेरा कैमरा हिल गया। हम्म, एक मिनट। ठीक है। नाउ एज अ क्लीनिंग द एनवायरमेंट, वी विल स्टडी क्लीनिंग द एनवायरमेंट।
आप लोग को मैंने कल मैसेज किया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसके लिए यदि आपको कोई भी तरह का आइडिया है तो पोस्टर बना सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, है ना, तो वो कीजिएगा। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मैंने ऐसा तो देखा है, आप भी देखे ही होंगे कि स्कूल जाते वक्त बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट में कुत्ता वगैरह मरा हुआ रोड पे देखते हैं, है ना। खगौल रोड पे तो हम लोग आए दिन देखते ही रहते हैं, और आप ये पाते होंगे कि उसको कोई उठा भी नहीं रहा है ना। वो सड़ता गलता जाता है और धीरे 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 या तो हट जाता है खुद ही, या हाफ सड़ जाता होगा तब कोई हटाता। मान लिया कोई नहीं ही हटाया, कोई नहीं ही हटाया, तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि वो रह जाएगा। होता क्या है कि जो भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उन सब में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं, ठीक है, ग्रो करने लगते हैं, और वो क्या करता है, उसको डिकम्पोज करने लगता है, ठीक है। और वो जितने भी जो भी डाई किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या हुए? ऑर्गेनिक मैटर हुए, है ना। कोई भी कुत्ता, जानवर, कोई भी तरह का जानवर मरा तो वो सब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको क्या करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह डिकम्पोज कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में न्यूट्रिएंट, ठीक है। रोड पे मरा तब तो क्या बात करें, न्यूट्रिएंट तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर खेत वगैरह में मरा है तो ये न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा देगा, क्योंकि मेनली उसमें रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ठीक है। यानी वो क्या हुआ? उस ऑर्गेनिक मैटर को कौन डिके किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप बहुत बार देखे होंगे, हो सकता है आपके घर अगल बगल ही कभी मर गया हो कुत्ता वगैरह, कोई उसको हटाने नहीं आता है, वो खुद ही सड़ गल जाता है। या घर में भी आप कभी देखे होंगे कि चूहा यदि मर गया हो, एक दो दिन महका, ठीक है, उसके बाद आप ढूंढे, नहीं मिला, और कभी एक आध साल बाद दिवाली वगैरह में सफाई कर रहे थे तो वो बड़ा दूसरे तरह के शेप में मिलता है, एकदम सूखा हुआ, ठीक है। तो कौन करता है वो काम? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी क्लीन किया ना, नहीं तो रह ही जाए, ठीक है। तो हेल्प्स इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ओके। तो यहाँ तक तो हम लोग भाई बहुत बड़ाई किए किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। भले ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक कोरोना हम लोग को तबाह किए हुए है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक ब्लैक फंगस तबाह किए हुए है, लेकिन तब भी आज तक हम लोग अभी 2-3 क्लास तक बड़ाई किए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? इसकी बुराई चालू करेंगे। यानी अभी मेरा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड्स, अब ये बदल जाएगा, अब लिखाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फोज, यानी दोस्त अब दुश्मन के रूप में देखेंगे। अच्छा, कुछ बोलना है तो बोलिए। हेलो। डिकम्पोज मीन्स सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाना। और कुछ? नो। मैं जरा आप लोग को एक बार रैंडमली देखूंगा और आपसे कुछ पूछूंगा डायरेक्ट। शालीन संभव, ठीक है, जिया कुमारी, धीरज हैं, शेख रेहान है, तमन्ना है, अमित कुमार है,
ओके, तनिष्का, आद्या, माही, प्रियांशु, दरसील, रोनित राज, सिद्धांत, गौरी, अनुप्रिया, सलोनी, गौतम, आरुषि, आदित्य नारायण कैमरा हाइड किए हुए है, रुद्रा कुमार हाइड किए हुए है। अरे बहुत हाइड किए हुए यार। ये क्या बात हुई भाई? अरे रे रे, अरे यहाँ तो बहुत लोग बैठा हुआ है हाइड किए हुए। केशव, आर्या, प्राची, क्यों प्राची? आदर्श रंजन, आप भी हाइड किए हुए हैं। इसका मतलब जरूर आपने मोबाइल रख दिया है और आप कहीं और हैं, है ना? दीपशिखा, आर यू हियर? दीपशिखा, your camera is no, till now she has not opened. ओके ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इतना मैं आपको इसके लिए ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ। आप तो ठीक से पढ़िए, सीखिए। देखो, सीखना और समझना आपकी इच्छा पे है। यदि आपकी इच्छा है, आप में लगन है, तो कोई जरूरत नहीं है कड़ाई करने की, है ना? मैं तो यही जानता हूँ बस। टीचर सिर्फ, या आपके माता पिता ही, आप बचपन याद कीजिए। बचपन, उतना बचपन तो याद नहीं आएगा जब आप चलना, किसी छोटे बच्चे को ही आप देखिए, जब वो चलना सीखता है तो माता पिता उसके हाथ पकड़ते चलाते हैं उसको। लेकिन आप ये देखिएगा कि बड़ा खुश होता है जब उसका हाथ छोड़ दिया जाता है और मम्मी पापा उसको बुलाते हैं अपनी ओर। वो भी काफी उत्साहित रहता है, वो भी लगता है कि कुछ हासिल किया। यानी उसकी इच्छा शक्ति उसको चलने में मदद करती है। लेकिन वही कोई बच्चा एकदम डल ऐसा बैठा रहेगा, नहीं हम नहीं चलेंगे, तो देर में सीखेगा, है ना? तो पढ़ाई वही है, आपकी इच्छा है। जैसे कल देखो, मैंने वायरस के लिए बहुत सारा चीज भेजा। कुछ बच्चे वायरस के लिए बड़ा चीज पूछ रहे थे, तो मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आई। जैसे वायरस, मैं आपसे ही एक सवाल कर रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, कि वहां पर मैंने लिखा था कि इट इज नॉट प्रोकैरियोटिक और नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या माने? बस एक ही चीज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रूप अदा करता है, और वो क्या करता है कि वो रिप्रोड्यूस करता है। अदरवाइज उसमें वैसा कोई और है ही नहीं, क्या कहा जाए, प्रोसेस, वैसा लाइफ प्रोसेस नहीं है जिससे कि उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक में माने या यूकैरियोटिक। दूसरी बात, ये आपसे मेरा सवाल है, मैं भी कुछ सोच रहा था कि, सुन रहे हो सब लोग? ध्यान दे रहे हो? हेलो? आज आप लोग मेरे ग्रुप पे, 8H के साइंस ग्रुप में आज ये बात भेजिएगा जो मेरे मन में बात उठी है। मेरा ये कहना है कि मैंने जो आपको भेजा उसमें लिखा हुआ है कि वायरस कंसीडर क्या किया जाए। उसमें तो लिविंग एक ही कारण बनता है कि सिर्फ रिप्रोड्यूस। ऐसे वो ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक। दूसरी बात, मेरा कहना है कि जब वो आउटसाइड द बॉडी है तो आप उसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं ना भाई, ठीक? जब नॉन लिविंग बोल रहे हैं तो फिर लाइफ स्पैन क्यों काउंट कर रहे हैं? आपके घर में बेंच, टेबल, कुर्सी, बहुत कुछ रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉन लिविंग। आप उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं क्या? तो आपने आउटर द बॉडी उसको कहा नॉन लिविंग, फिर बोलते हैं लाइफ स्पैन कितना है। मान लेते हैं चलिए लाइफ स्पैन होगा, तो फिर मेरा सवाल है कि लाइफ स्पैन है तो फिर ये कोरोना के बारे में ये क्यों बोला जाता है कि पॉलिथीन पे 7 दिन रहता है, लोहा पे 3 दिन रहता है, हाथ पे 2 घंटा रहता है, कपड़ा, मतलब क्या क्या दिस दैट जो भी है, आप लोग भी पढ़ ही सकते हैं। तो ऐसा क्या भाई? व्हाई इट इज डिफरेंट? व्हाई इट्स लाइफ स्पैन इज डिफरेंट इन केस ऑफ दिस? तमन्ना कुछ बताना चाहोगे? तमन्ना को मैं देखता हूँ एक्टिव रहती है। हेलो, कुछ सोची हो तमन्ना इस विषय पे?